everyone, this is the summary of योजना 2023 जुलाई एडिशन। आपको पता है जो आपकी योजना आती है वो अराउंड 68 to 70 पेज आती है और हर मंथ में आती है, तो उसको बाकी सारी चीज़ों के साथ मैनेज करना पढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और योजना हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो बहुत होती है। ठीक है, तो उसी जो टाइम को बचाने के लिए, ठीक है, आप इसका स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर आपको मिलेगी योजना की समरी विद लेक्चर। ठीक है, अगर आपको ये समरी PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को कवर करेंगे। देखो, जो योजना आती है ना वो मेनली एक टॉपिक पे आती है। जैसे हम जुलाई, ये वाली योजना है जो जुलाई की, इसकी बात करेंगे तो ये कोऑपरेटिव के ऊपर आई है। ठीक है, तो जो हमारा मेंस होता है उसमें कोऑपरेटिव के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में एक पूरा टॉपिक है। यानी हमारी एक योजना से हमारा 1 या 2 ही टॉपिक कवर हो पाता है, तो हमें 68-70 पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें से कुछ 7-8 पेज ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिसकी समरी आपको यहाँ मिल जाएगी, ताकि उससे रिलेटेड 360 डिग्री में कोई भी क्वेश्चन हमारे मेंस में आए तो हम बहुत अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, आपको पता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, देखो वो हर सेक्टर में काम करती है, तो बेसिकली योजना के जो हर चैप्टर वो हर सेक्टर के बारे में है, तो हमें उतना डिटेल में नहीं जाना होता। जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपका एक मेंस का टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, इसकी समरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात की जा रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्चुअली होती क्या है। बेसिकली वो एक एसोसिएशन होती है, ठीक है, लोगों का, जो वो वॉलंटरी इकट्ठा होते हैं सब अपने फ़ायदे के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप गांव में देखोगे बहुत सारी औरतें एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। ठीक है, वहाँ पे उनको कुछ अर्न भी हो रहा है, किसी से वो पैसे ले रहे हैं। ठीक है, उस जो वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए, उन्हीं सोसाइटीज़ को हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इकट्ठे होके वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, सब अपनी मर्जी से वॉलंटरीली इकट्ठे हो रहे हैं, वो जब चाहे उससे निकल भी सकते हैं। ठीक है, उनको बेनिफिट मिल रहा है तब वो उस एसोसिएशन के साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, इन्हीं सोसाइटीज़ को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी अभी चल रही हैं, पहले भी होती थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इन चीज़ों को सेफ गार्ड करने के लिए, ताकि कोई इशू ना आए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्लेस दिया गया है प्रॉपरली। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविज़न में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में मेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे जो फंडामेंटल राइट की हम बात करते हैं, वहाँ पर आर्टिकल 19(1)(c) के अंदर मेंशन है कि जो सारे सिटीज़न है, कोई भी वो पार्ट हो सकता है एसोसिएशन और यूनियंस का। ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। तो यहाँ पर हमारे आर्टिकल 19 में हमारा जो राइट दिया गया है हमें कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बन सकते हैं। वहीं फिर हम जब बात करते हैं हमारे DPSP की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, वहाँ पे आर्टिकल 43 में मेंशन। ये चीज़ें हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कहाँ कहाँ मेंशन। इवन जब मेंस में क्वेश्चन आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, तो वहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न मेंशन करने हैं। फिर उसके बाद पार्ट 19B में भी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। ठीक है, ये तो बात होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स की। फिर उसके बाद मैं आपको एज एग्जांपल्स बताऊं कि हमारे इंडिया में किस किस टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमें देखने को मिलती है। तो जैसे फार्मर्स की अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जो फार्मर्स है, फार्मर्स के ग्रुप है, एक प्लेस पे वो कोऑपरेट करते हैं विद ईच अदर, उनकी खुद की सोसाइटीज़ होती हैं। फिर वहीं पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनका मिनिस्ट्री कब बनी, तो 6 जुलाई 2021 को एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना देगी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। जो जितने भी रिलेटेड हैं, इश्यूज़ रिलेटेड हैं, कुछ भी है, वो चीज़ें आएंगी कोऑपरेटिव से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में। ठीक है, और गोल रख दिया गया सहकार से समृद्धि, ये हमने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, सहकार से समृद्धि, इसका मतलब है कोऑपरेशन टू प्रोस्पेरिटी। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें कि इंडिया में क्या नंबर है कोऑपरेटिव्स का, तो अराउंड 8.4 लाख कोऑपरेटिव्स है, जो बहुत बड़ा नंबर है इंडिया में कोऑपरेटिव्स का, जिसमें से 80% जो है नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैं, 20% है जो क्रेडिट कोऑपरेटिव्स है। नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स और क्रेडिट कोऑपरेटिव्स का सिंपल सा बेसिक सा मतलब है, आप समझ सकते हैं। जो क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैं उनमें क्रेडिट लोन से सब चीज़ें सिस्टम चलता है, बट नॉन क्रेडिट में ये सब नहीं होता। ठीक है,
अराउंड 98% ऑफ रूरल इंडिया विलेजेस में आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी देखने को मिल जाएंगी, जिसमें अराउंड 29 करोड़ मेंबर्स हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। तो यहाँ से आपको आइडिया लगना चाहिए कि जो कोऑपरेटिव्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, वो इंडिया का कितना बड़ा पार्ट है, कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ना क्यों वो इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लग गया कि 98% ऑफ विलेज में है, तो ऑब्वियसली रूरल इंडिया इसका बहुत बड़ा पार्ट है। तो रूरल विलेज के जो लोग हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितने इन्वॉल्व हैं इन सब चीज़ों में, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें आपके मेंस प्री दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। ऑब्वियसली इतना बड़ा सिस्टम है, अराउंड 8.54 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, तो ऑब्वियसली वो कुछ इशू फेस करती होंगी। तो क्या क्या मेन इशू हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को आते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है कि जो एक रीजनल इम्बैलेंस है, सेक्टोरल इम्बैलेंस है, मतलब कुछ रीजन्स में तो बहुत अच्छे से, जैसे केरला हो गया या फिर जो साउथ इंडिया की हम बात करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत अच्छा वर्क कर रही है। वहीं पर जो ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नंबर और वर्किंग उतनी एफिशिएंट नहीं है। तो ये एक इम्बैलेंस है इंडिया के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी होती हैं, मतलब उनकी जो रेगुलेटरी कंसिस्टेंसी पर भी वो है कि वो रेगुलर काम नहीं कर पाती ड्यू टू मैनी इश्यूज़। ठीक है, फिर गवर्नेंस है जो उनके अंदर जो काम हो रहा है, ऑब्वियसली इतनी बड़ी सोसाइटीज़ हैं तो उनके लीडर भी होते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो उसकी गवर्नेंस के भी इशू आते हैं, उसके ऑपरेशनल सिस्टम के भी इशू आते हैं, उसकी मैनेजमेंट के भी इश्यूज़ आते हैं। तो इन सब के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इन सब ऑब्वियसली अगर हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फर्दर उनकी वैल्यू को इंक्रीज़ करना है, लोगों को और जोड़ना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, तो हमें इन इश्यूज़ को सोल्व करना होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़न लिए गए हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में, लाइक जो पैक्स है और ये कुछ और जैसे मंडी क्रेडिट सोसाइटी है, इनको हर विलेज में पहुंचाना है। ठीक है, मैंने अभी बात करी ना रीजनल इम्बैलेंस है, वो रीजनल इम्बैलेंस दूर करना है, इनको हर विलेज में पहुंचाना, ताकि हर जो कोई भी कंट्री का सिटीज़न है वो इनका फ़ायदा ले सके। ठीक है, फिर डिजिटलाइजेशन करनी है, कंप्यूटराइजेशन करनी है, ताकि जो मैनेजमेंट है, देखो ऊपर वाले इश्यूज़ के सॉल्यूशन है, ये स्टेप लिए गए हैं, डिसीजन लिए गए हैं ऊपर वाले इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। तो जो उनका कंप्यूटराइजेशन, ताकि मैनेजमेंट अच्छी हो सके, फिर बजट भी बढ़ाया है, जो बजट रिलेटेड मैनेजमेंट और ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं वो सोल्व उसके स्ट्रेंथन करना है, उनके जो मॉडल को, जो उनके लॉज हैं। ठीक है, फिर वहीं पे डाटा, मतलब हमें ना जो कोऑपरेटिव सेक्टर उसका डाटा भी होना चाहिए ताकि मैनेजमेंट अच्छी हो सके। तो ये सब डिसीज़न अभी लिए गए हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे फिर कुछ फर्दर सॉल्यूशन है जिसके बारे में हमें काम करना चाहिए। सब आपके लिए देखो मेंस में इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे बात आएगी इशू, वो हमने बात कर ली ऊपर। फिर डिसीजन क्या क्या गवर्नमेंट ने से रिलेटेड ली है, वो हमने यहाँ पे बात कर ली। फिर बात आएगी कि इन सब चीज़ों के सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, या हमें फर्दर सजेशन क्या है, या हमें फर्दर स्टेप क्या लेने चाहिए वहाँ पे, या ये सब बात की जा रही है कि हमें ट्रांसपेरेंसी पर ध्यान देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इक्विटी स्ट्रक्चर, डाइवर्स एक्शन होने चाहिए। ठीक है, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यू होनी चाहिए ऑब्वियसली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर, और जो रजिस्ट्रार हैं उनके बीच में खुद में कोऑपरेशन होना चाहिए, इफेक्टिव डायलॉग्स होने चाहिए, न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर ध्यान देना चाहिए, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव्स पर ध्यान देना चाहिए। ये सब हम सजेशन और वे फॉरवर्ड के तरीके से अपने मेंस के आंसर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात हो रही है कि जो फार्मिंग कम्युनिटी है, मैंने बताया ना ऊपर की जो फार्मिंग कोऑपरेटिव्स हैं, फार्म कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स भी बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, आपको पता ही होगा इंडिया में जो फार्मिंग कम्युनिटी कितनी बड़ी है, तो ऑब्वियसली उसके कोऑपरेटिव्स हैं। तो अब उनसे रिलेटेड सॉल्यूशन और इश्यूज़ की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, जो उनके लिए सॉल्यूशन बताए, मतलब उनके इश्यूज़ क्या हैं। देखो, ओल्ड बैंकिंग विजडम, वही देखो आपने, मैं बेसिक लैंग्वेज में बताऊं तो जो आहाती होते हैं, अड़ाती होते हैं, हर लैंग्वेज में अलग अलग उनको बोलते हैं, उन्हीं से जो फार्मिंग कम्युनिटी है वो पैसा उठाती है, उन्हीं से फिर आगे वो अपना काम करते हैं। जिनका उनको इंटरेस्ट बहुत महंगा पड़ता है, वो उसी मैकेनिज़्म में फंस के रह जाते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों से हट के, उन चीज़ों को दूर करने के लिए, फार्मिंग के लिए सॉल्यूशन के लिए, ये हमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वहीं से एक दूसरे से क्रेडिट ले सके, उन सब चीज़ों में ना फंसे। ठीक है, यही बात हो रही है यहाँ पे एग्री क्रेडिट स्पेस के बारे में। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, ड्रोन वगैरह आपको पता है। ठीक है, जो फार्मिंग कम्युनिटी को हेल्प कर सके। देखो एक चीज़ समझो, बहुत सारी
जो मैकेनिकल, जो मैकेनाइजेशन है, जो टूल्स हैं, जो मशीनरीज हैं, जो अकेला किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। किसान वो भी होता है जो 2 हेक्टेयर पे काम करता है, किसान 40-50 हेक्टेयर वाले भी होते हैं। तो जो छोटा किसान है, जिसके पास ज़मीन कम है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता बहुत बड़ी बड़ी मशीनें। तो वो कैसे अपने खेत में काम करेगा? थ्रू कोऑपरेशन, थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मतलब बहुत सारे लोग मिलके ऑब्वियसली कुछ मशीनरी खरीद ले ताकि उनका वो यूटिलाइजेशन कर सके 1 by 1। तो यही है कोऑपरेटिव, है ना? जो आप एक अकेले चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर आप अफोर्ड कर रहे हो और आप उसको यूज़ भी कर रहे हो, ठीक है? तो उन सब चीज़ों की, टेक्नोलॉजी की, डिजिटलाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब सबको फ़ायदा हो। ऑब्वियसली ऐसा ना हो कि जो रिच फार्मिंग है, देखो उनको तो अभी भी इशू नहीं है, वो हर चीज़ अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो रिच फार्मर्स हैं, बट जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको भी इंक्लूड करना ज़रूरी है, उनकी भी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। आपको पता है जो महाराष्ट्र साइड है, इवन जो ईस्ट ओडिशा वगैरह है ना, वहाँ पे काफ़ी सुसाइड के केस आते हैं जो मेनली स्मॉल फार्मर, क्योंकि वो उतना गेन नहीं कर पाते अपनी फार्मिंग से, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, वो हाथों से काम कर रहे हैं, आज भी हल चला रहे हैं। तो उन सब को मतलब बेनिफिट देने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये सब देखो कहाँ मेंशन करोगे, जहाँ भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात आएगी वहाँ फार्मिंग का एक पॉइंट डालोगे आप, ठीक है? जहाँ फार्मिंग की बात आएगी, जहाँ भी फार्मिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई मेंस में क्वेश्चन आया आपका, तो वहाँ पर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव, एग्री क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, इन सब के बारे में बात करोगे, बहुत ही अच्छा पॉइंट हो जाएगा आपका, ठीक है? फिर उसके बाद बात हो रही है जो इंडिया का एम है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसमें कोऑपरेटिव्स कैसे हेल्प करेगा इंडिया को उस टारगेट को, उस गोल को अचीव करने के लिए। देखो जैसे मैं एग्रीकल्चर का एग्जांपल लेके बात करूँ, हमने बात करी है ऊपर फाइनेंशियल इंक्लूजन की। जब हर फार्मर तक इक्विपमेंट पहुँचेगा, छोटे से छोटा फार्मर मशीनरी यूज़ कर पा रहा है, ऑब्वियसली उसका क्रेडिट बढ़ेगा, ऑब्वियसली जो उसका प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी। पहली बात तो ये है। फिर वहीं पे अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो एमएसएमई की भी बात कर सकते हैं, ठीक है? एग्री बिजनेस की बात कर सकते हैं, उनको भी, वो भी ग्रो होंगे और वो ऑटोमेटिकली $5 ट्रिलियन की तरफ इंडिया बढ़ता जाएगा। तो उन सब चीज़ों की बात हो रही है। फिर बात हो रही है, देखो हमने बात कर ली क्रेडिट सोसाइटीज़ क्या होती है, नॉन क्रेडिट सोसाइटीज़ की, ठीक है? इनका क्या होता है, इनको क्रेडिट का कोई यूज़ नहीं होता, क्रेडिट को इन्वॉल्व नहीं करती, ये बस कन्वर्जेंस, अवेयरनेस जनरेशन, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हैं, ठीक है? काफ़ी सारी डाइवर्सिटी होती है। मैंने ऊपर बताया था कि 80% ऑफ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इंडिया में वो नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैं, ठीक है? काफ़ी हेट्रोजीनियस नेचर होता है, मतलब हर कम्युनिटी से, या फिर हम कह सकते हैं हर सेक्टर में नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं एंड ऑब्वियसली आगे बढ़ते हैं। हमारा जो इस पूरा जो उसका जो टॉपिक है, इवन जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स ने जो एम रखा है वो यही है, सहकार से समृद्धि, प्रोस्पेरिटी विद कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन हमेशा हमें प्रोस्पेरिटी की तरफ ले जाती है। वही बात है कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, ध्यान देंगे तो हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ लेके जाएगी। तो जहाँ भी इन जो भी मैं पॉइंट बोल रही हूँ ना, देखो जहाँ भी बात है, अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात आती है, एमएसएमई की बात आती है, तो सब जगह आपको कोऑपरेटिव्स का पॉइंट डालना बहुत ही एक्स्ट्रा और यूनिक पॉइंट आपके पास हो जाएगा, ठीक है? फिर बात है कि जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में, ठीक है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है एक तो, ठीक है? और अभी नया एक्ट आया हमारे पास, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स एक्ट 2020 में। तो ये दोनों एक्ट के अंडर सारे काम होते हैं हमारे, ठीक है? मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स आपको बताया था 2021 में ही बनी है। तो ये जो मेन चीज़ है, ये 2 मेन एक्ट है, ये रेगुलेट करते हैं कोऑपरेटिव्स को इंडिया में। फिर एमएसएमई की जो कोऑपरेटिव्स हैं उनके लिए आपको पता है उद्यम पोर्टल हमने लॉन्च कर रखा है, वहाँ पर वो जाकर रजिस्टर कर सकते हैं एमएसएमईज़, ठीक है? उनके जो बेनिफिट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो वहीं से मिलते हैं। तो आपको यहाँ से प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए उद्यम पोर्टल के बारे में, कहाँ किससे रिलेटेड है, एमएसएमई से, ठीक है? तो यहाँ पे एक डाटा है एमएसएमई का, जहाँ पे भी पॉइंट आपको डालना होगा आप वहाँ पे डाल सकते हैं कि मोर देन 16,000 कोऑपरेटिव्स रजिस्टर कर चुके हैं उद्यम पोर्टल पर,
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर बात हो रही कि देखो कोऑपरेटिव्स, अब वही बात है, मैंने क्या ऊपर पॉइंट बताया था कि जो 98% ऑफ दी विलेज हैं वहाँ पर कोऑपरेटिव्स हैं, मतलब रूरल लोग हैं, उतने ज़्यादा लिटरेट नहीं है, उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का नहीं आइडिया, ना वो ट्रेंड है इन सब चीज़ों का हैंडल करने के लिए। तो ऑब्वियसली अगर हम कोऑपरेटिव्स को सक्सेस दिलाना चाहते हैं, इम्प्रूव कराना चाह रहे हैं किसी भी सेक्टर में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो MSME हो, चाहे मार्केटिंग हो, कुछ भी हो, तो हमें उन लोगों को अवेयरनेस, ट्रेनिंग और मेंटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसी चीज़ पे यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। कुछ देखो जो यूथ है, विलेज में भी यूथ है, अगर वो लोग इस चीज़ को अपना फुल करियर बना सकते हैं, लोगों को अवेयर करना, ट्रेन करना, मेंटर करना, तो वो सब की बात हो रही। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराने की ज़रूरत है, ठीक है, विलेज टू विलेज, ठीक है, ताकि हम जो कोऑपरेटिव्स को सक्सेस होता देख सकें। तो उन्हीं सब की बात हो रही, डाइवर्सिफिकेशन की, कैसे हमें कोऑपरेटिव्स को अपने, जैसे फॉर एग्जांपल जो फार्मर है उसको वो कैसे कोऑपरेटिव्स को यूज़ कर सकता है अपने फार्मिंग के लिए, या कोई MSME है या कोई बिजनेस है वो कैसे कोऑपरेटिव्स को यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, उन सब की ट्रेनिंग की, अवेयरनेस की यहाँ पे ज़रूरत है हमें, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर बात हो रही है कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, बहुत ही बड़ा मतलब दिक्कतें आती हैं, आपको भी पता होगा कि कुछ भी नया स्टार्ट करने में, एंटरप्रेन्योर बनने में, तो वहाँ पे कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वहाँ से आपको मैनेजमेंट की भी हेल्प मिलती है, वहाँ से आपको लीडरशिप की भी हेल्प मिलती है, वहाँ से आपको ग्रोथ की भी हेल्प मिलती है। एंड जहाँ क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वहाँ से आपको क्रेडिट की भी हेल्प मिलती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ बात हो रही है। जहाँ भी बात आएगा बिजनेस ग्रोथ की, MSME की, या फिर इवन कोऑपरेटिव्स में, आप ये सब पॉइंट बिल्कुल मेंशन करोगे, ठीक है। आइडियाज़ भी आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से मिलते हैं, ठीक है, जो अलग हट के आइडिया हम ले सकते हैं, अलग चीज़ों में हम डायरेक्शन में जा सकते हैं, जैसे फिशरी सेक्टर में कुछ अलग कर सकते हैं। तो उन सब पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात हुई है, ठीक है। मेरी मम्मी की शाम की पूजा, तो उसके लिए मुझे थोड़ा रुकना पड़ा, आपको घंटी सुनी होगी, उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि नेशनल कोऑपरेटिव फूड ग्रिड बनाने की, ठीक है। गवर्नमेंट इस चीज़ की तरफ ट्राई कर रही है, एफर्ट लगा रही है। तो अगर हम कोई चीज़ नेशनल लेवल पर बनाना चाह रहे हैं तो आपको पता होगा कि उसके लिए पीछे बहुत एफर्ट लगते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पे हर विलेज में, ऑलमोस्ट हर इंडियन विलेज में हमें एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बनानी होगी, ताकि हम नेशनल कोऑपरेटिव फूड ग्रिड की यहाँ पर बात हो रही है उसको बना सके। तो जब कोई चीज़ नेशनल लेवल पर बनेगी तो वो ऑब्वियसली रिड्यूस करेगी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट को, और प्रोडक्टिव को इम्प्रूव करेगी, यील्ड भी इम्प्रूव करेगी, लोगों को प्रॉफिट भी इम्प्रूव करेगी। तो फिर वही सब बातें, फाइनेंशियल इंक्लूजन, हर किसी को फ़ायदा होगा, ठीक है। चीज़ों को लिंक करना सीखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे भी ना कुछ रैंडम पॉइंट्स हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे थ्रू आउट दी योजना, वो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, ताकि आपका कहीं भी मेंस में कुछ भी इन चीज़ों से रिलेटेड, जैसे फिशरी से रिलेटेड भी यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेंगे। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सोलर, विंड, रिन्यूएबल एनर्जी, इंडस्ट्रीज़, सारे रैंडम पॉइंट्स हैं। तो जहाँ भी जिस चीज़ से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आए, आप डायरेक्टली वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब बात करेंगे हम फिशरी से रिलेटेड, जो गवर्नमेंट पुश कर रही है, फिर उसमें कोऑपरेटिव्स का क्या रोल है। तो आपको पता है फिशरी सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए 2019-20 में आई थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसका कॉस्ट अराउंड, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट दी गई थी वो अराउंड 20,000 करोड़ दी गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर ही आया था। तो ये चीज़ आपको फिशरी सेक्टर से रिलेटेड जो भी मेंस में क्वेश्चन आएगा आपको वहाँ पर डालनी है। फिर उसके बाद बात हो रही है फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया था हमने 2018-19 में, उसके बारे में बात हो रही है। तो ऑब्वियसली अब हम फंड दे रहे हैं कहीं पर, तो वो चीज़ें पुश करेंगी हमारे फिशरी सेक्टर को, ठीक है। फिर ब्लू रिवॉल्यूशन भी आपको पता है। तो ये सब हमने फिशरी सेक्टर के बारे में बात करी। अब यहाँ पर जो फिशरी कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो आया 2021 में, और वहाँ पर रोल आता है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का। तो उसके बाद कोऑपरेशन ने एक मूव करना स्टार्ट करा, ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई फिशरी सेक्टर में। तो उस चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी, जहाँ पे भी कोऑपरेटिव की बात आएगी, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव की बात आएगी, फिशरी भी एक एग्रीकल्चर का पार्ट है, हम ग्रो करते हैं फिशरीज को, तो वहाँ पर ये पॉइंट आप डालोगे। बट जहाँ पर सिर्फ फिशरी सेक्टर की बात आएगी वहाँ पर भी आप कोऑपरेटिव वाला पॉइंट डाल सकते हो। ये पॉइंट काफ़ी यूनिक्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात हो रही है कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0
वेब एप्लीकेशन है, जो मतलब इंटरनेट का जो डिजिटलाइजेशन का रिवोल्यूशन है 4.0, वो सब कुछ आ गया। वो उसने भी काफ़ी बेनिफिट करा है, इम्प्रूव करा है कंप्यूटराइजेशन करने की हर विलेज में कोऑपरेटिव्स की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर वही बात आ रही है, हमारी ड्रीम है, जो गोल है साहकार से समृद्धि। अगर उसको हमें रियलिटी बनाना है तो हमें टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो एमएसएमई में हो। टेक्नोलॉजी की हेल्प आज के टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, पैक्स है, जो उसको भी हमें स्ट्रेंथ करना होगा। एग्रीकल्चर में हमें ड्रोन्स का यूज़ करना होगा, चाहे वो सीड के लिए है, चाहे वो स्प्रे करने के लिए जो मेडिसिन वगैरह पेस्ट कंट्रोल वगैरह डालते हैं, उसको हम ड्रोन्स के थ्रू, या फिर विजिलेशन के लिए भी हम ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो उसी के लिए आए थे ड्रोन्स के रूल 2020 में। इंडिया को ग्लोबल हब बनाने की बात की जा रही है ड्रोन का बाय 2030 की। तो ये सब टेक्नोलॉजी ही है। ऑब्वियसली ड्रोन का यूज़ इन एग्रीकल्चर या ड्रोन का यूज़ इन फिशरी सेक्टर पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो कैसे हम कोऑपरेटिव्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, वो सब यहाँ पे बात हो रही है। फिर आपको पता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई थी। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का मतलब क्या है। जितनी कोई भी कंपनी, कोई भी एमएसएमई, कोई भी हम कह सकते हैं फैक्ट्रीज प्रोडक्शन करेगी, उनके बेस पर उनको इंसेंटिव मिलेगा उनकी प्रोडक्शन के हिसाब से। मतलब जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतने ही आपको इंसेंटिव मिलते जाएंगे। तो एक टाइप से ये पुश कर रहे हैं हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, यही थी ये स्कीम। तो इसने जो ड्रोन्स के कंपोनेंट बनाने के लिए 120 करोड़ के अंडर मतलब रेट है, इतना फंड प्रोवाइड करने की बात की थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ने। तो जहाँ भी ड्रोन्स की बात आएगी वहाँ पर भी आप इस स्कीम का मेंशन करोगे, जहाँ टेक्नोलॉजी की बात आएगी फिर यहाँ पे पॉइंट मेंशन करोगे, मैन्युफैक्चरिंग की बात आएगी, इंडस्ट्री। तो ये आप देखो एक पॉइंट को आप कितनी जगह ज़्यादा यूज़ कर सकते हो और हमें योजना से क्या क्या निकल के आ रहा है ना। फिर उसके बाद ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए थे, है ना, ये सेम रिपीट हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे बात आ रही है, देखो जो एग्रीकल्चर है वो बहुत बड़ा सेक्टर है। हमने बात करी ली फार्मिंग कम्युनिटी की, जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, जहाँ पे हम ग्रो कर रहे हैं क्रॉप्स को। बट उसके बाद कैसे होता है, मार्केट तक कैसे जाता है ग्रेन, एक सप्लाई चेन होती है हमारी प्रॉपर। जो फार्मिंग कम्युनिटी है, जो फार्मर्स है, उस ग्रेन को ले जाके जो मंडी होती है वहाँ पर बेच देते हैं। फिर उसके बाद एक पूरी सप्लाई चेन चलती है, उसकी मैनेजमेंट की भी बात चल रही है। मैनेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे उनसे रिलेटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको ट्रांसफॉर्म करने की, ताकि जो हमारी सप्लाई चेन है वो इम्प्रूव हो सके, उसकी मैनेजमेंट, उसकी गवर्नेंस अच्छी हो सके। जो हमारा अनाज, जो हमारा गेहूं, जो हमारा फूड क्रॉप्स जो भी है वो खेतों में उगाया जा रहा है, उसकी क्वालिटी मेंटेन रह सके मार्केट तक जाने में, ताकि उसकी वैल्यू मेंटेन रहे। तो इन पॉइंट्स को आप सप्लाई चेन की आप कहाँ बात करोगे, जहाँ भी एग्रीकल्चर की बात आएगी, जहाँ भी फार्मिंग कम्युनिटी की बात आएगी, अगेन जहाँ भी कोऑपरेटिव्स की बात आएगी। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा ना एक फ्लो चार्ट के उसमें दिया गया था कि जो मतलब हमारी सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए, कि जो फर्स्टली हम इनपुट डालते हैं, ठीक है, फार्मर्स की बात हो रही है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करने की बात हो रही है। तो एग्री क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, जो पैक्स हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है ना, पैक्स मैंने ऊपर बताया था आपको, है ना, उनको इम्प्रूव करने की बात हो रही है, उनकी क्वालिटी, ताकि जो फार्मर्स हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं, उनको भी क्रेडिट ईजिली प्रोवाइड हो सके। फिर उसके बाद बात हो रही है डिजिटलाइजेशन की, जो मैंने बात करी थी। देखो पहले आएगा उनके पास पैसा, फार्मर के पास क्रेडिट आएगा, उसके बाद वो उस पैसे से सीड लेंगे, उसके बाद पेस्ट कंट्रोल लेंगे। फिर बात आ रही है वहाँ पे टेक्नोलॉजी की, डिजिटलाइजेशन की। ठीक है, तो वो ड्रोन की हेल्प से, उस टेक्नोलॉजी की जो भी है, मशीनरी की हेल्प से अपनी उसमें फार्मिंग में एग्रीकल्चर मतलब जो ग्रो करेंगे क्रॉप्स। फिर उसके बाद जब वहाँ पे जो गेहूँ है, जो अनाज है, जो क्रॉप है वो ग्रो होगी, उसके बाद की बात आती है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट बात हो रही है उसकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की, लॉजिस्टिक सपोर्ट की, कोल्ड चेन, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें, जैसे फिशरीज़ की हम बात करें, जैसे ही हम मार्केट तक पहुंचाते हैं वो ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है, तो कोल्ड चेन भी होना बहुत ज़्यादा है। फिर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात है, क्वालिटी मैनेजमेंट की बात है। ठीक है, फिर जब मार्केट तक पहुंच जाती हैं चीज़ें, फिर वहाँ पर जाके एकदम तो नहीं कि हम कंज्यूम कर लेते हैं, स्टोरेज कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए, वेयर हाउस होने चाहिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो गन्नी बैग्स है जिनमें उनको पैक करते हैं हम क्रॉप्स को, ग्रेन्स को, वो अवेलेबल होना चाहिए। तो फिर मार्केट में उसकी स्टोरेज की बात हो रही है। फिर उसके बाद
मार्केट के बाद जब कंज्यूमर के पास जाता है, ठीक है, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दूध आता है, दूध का पनीर बन जाता है, या जो फिशरी सेक्टर से जो फिशेस आ रही हैं, ठीक है, उनमें भी कुछ वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है, फिशेस के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, या फिर आलू आ रहा है, आलू के चिप्स बना रहे हैं, वो सब वैल्यू एडिशन है, उसकी चेन की मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो ये चीज़ जहाँ भी लॉजिस्टिक, जहाँ भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सप्लाई मैनेजमेंट की बात आएगी, एक तो चीज़ आप यहाँ पे ये डालोगे, फिर उसके बाद जहाँ भी इशू की बात आएगी आप ये पॉइंट डाल सकते हो कि एग्रीकल्चर में जो सप्लाई का है, जो चेन मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, वो प्रॉपर नहीं है, उसको इम्प्रूव करने की बात करोगे। फिर जहाँ भी सजेशन की बात आएगी एग्रीकल्चर में रिलेटेड, वहाँ पर आप ये सारे सजेशन डाल दोगे कि कोल्ड चेन होनी चाहिए, ठीक है, लॉजिस्टिक सपोर्ट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर हाउसिंग होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर वैल्यू एडिशन होना चाहिए। और या फिर जब हम बात करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर जो क्रेडिट सोसाइटी है, पैक्स है, उसको स्ट्रेंथनिंग की हम बात कर सकते हैं, डिजिटलाइजेशन, कितने सारे पॉइंट हमें एक डायग्राम से हमें मिल गए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और जहाँ भी कोऑपरेटिव्स की बात आएगी वहाँ तो आप ये पॉइंट डालोगे ही, ठीक है। तो ये सारा था योजना की समरी में। ये सिर्फ क्या है, ये एंड में एक दो पॉइंट है आप जो एज ए कंक्लूजन के लिए आपके लिए मैंने लिख दें कि जहाँ भी फिर आपको कंक्लूड भी तो करना होगा ना अपना आंसर, तो ये कंक्लूजन्स के पॉइंट हैं कुछ, ठीक है, कि एक वेल थॉट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तभी हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं, तभी हम अपनी कोऑपरेटिव्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत सारा स्कोप है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमें अपने मेंबरशिप को और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर हमारे कोऑपरेटिव्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये कंक्लूजन के पॉइंट्स है सारे, तो ये आप जहाँ भी कंक्लूड करने की बात आएगी वहाँ पर डालोगे। तो देख रहे हो एक योजना से हमें समरी हमने कितने अच्छे से निकाली है। हमने उसके प्रीलिम्स रिलेटेड भी बात की है स्टार्टिंग में, ठीक है, यहाँ पे फिर हमने उसके इंट्रो की भी बात की है, फिर हमने बॉडी में बहुत सारे क्वेश्चंस कहाँ कैसे यूज़ करने वो भी बात की, हमने कंक्लूजन की भी बात की है। तो ये सब था। अगर आप इस सीरीज़ को चाहते हो कि सारी जो मंथली योजना है उनकी समरी आए, फिर उन पे वीडियो लेक्चर आए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपको मिल जाएगी, ठीक है। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड टाइम।